नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे, जो हमारी श्रृंखला चल रही थी वह चल रही थी राजस्थान इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। हालांकि टॉपिक को स्टार्ट करना बाकी था, नया चैप्टर हम ले रहे थे। हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था। जो नया चैप्टर हम ले रहे थे राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है, उसमें हम ले रहे थे राजस्थान इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। कौन सा टॉपिक ले रहे थे? टॉपिक आज हम जो डिस्कस करेंगे वह करेंगे राजस्थान इतिहास के पुरातात्विक। हेडिंग डाल लीजिए आप, राजस्थान इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। देखिए, बात करें राजस्थान इतिहास के स्रोतों के बारे में कि राजस्थान के इतिहास के बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, तो यह जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हमें कई बिंदुओं पर अपनी चर्चा करनी होती है। एक एक से सभी बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा टॉपिक के बारे में जान ले कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या होता है। देखिए, इतिहास के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? किसी शासक की वंशावली देखनी है, या फिर किसी राज्य का जितना भी विस्तार है, क्षेत्रफल है, वंशावली जो है, वो उनके बारे में समस्त जानकारी हमें मिलती है। उन सभी जो चिन्ह होते हैं या स्रोत होते हैं, उनके बारे में हमें इस टॉपिक के अंतर्गत जो है पढ़ना पड़ता है। और बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक कहाँ लगता है? देखिए, ये टॉपिक लगता है, एक तो आपको RAS में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद RPSC का फर्स्ट ग्रेड होता है, उसमें टॉपिक लगता है। सेकंड ग्रेड, उसमें ये टॉपिक लगता है। और ग्रेड थर्ड में ये भी टॉपिक लगता है। उसके बाद में LDC भर्ती की बात करें, पटवार भर्ती की बात करें, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात करें, या आप कह सकते हो राजस्थान की जितनी भी समस्त भर्तियां हैं, समस्त राजस्थान की जो भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियों में इस टॉपिक को पढ़ा जाता है, या सिलेबस के अंतर्गत यह टॉपिक हमारा दिया हुआ होता है, ठीक है ना। बात करें इस टॉपिक के बारे में हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो देखिए, अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से इस टॉपिक के अंदर से जो क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। RS भर्ती में थोड़ा हार्ड लेवल का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। थ्योरी के आध बेस पर भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और पटवार, LDC, कांस्टेबल ग्रेड थर्ड, इन भर्तियों का जो थोड़ा स्तर है थोड़ा कम रहता है। बाकी इनमें जो है RS लेवल का ही इनमें क्या रहता है, हमारा क्वेश्चन लेवल रहता है, पूछने का जो तरीका रहता है वो RS लेवल का ही रहता है। तो हम इस टॉपिक को शुरुआत से लेके एंड तक फुल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा इतिहास की स्रोत। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा इतिहास की स्रोत। इतिहास के बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, वो सभी डिस्कस इस टॉपिक के अंदर करना पड़ता है। बात करें इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, इतिहास के स्रोतों में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो इसमें मुख्यतः जो हम बात करते हैं, एक तो बात करते हैं अभिलेखों की। इसकी अभिलेखों की बात करते हैं। एक स्रोत के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मृद भांड। क्या पढ़ते हैं? मृद भांडों को पढ़ते हैं। और एक सिक्के पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिक्के। और एक इसमें जो पढ़ा जाता है वह पढ़ा जाता है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र, ठीक है ना। ये इन चार चीज़ों के बारे में, इतिहास के स्रोतों के बारे में हमें इन चार चीज़ों से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। बात करें अभिलेख, तो अभिलेखों के अंतर्गत हमें एक तो शिलालेख पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं? शिलालेख। एक हमें पढ़ने होते हैं गुहालेख। शिलालेख, गुहालेख, प्रशस्ति इसी के अंतर्गत आती है, प्रशस्ति, पट्टलेख, पट्टलेख।
और इसी के अंतर्गत आता है मूर्ति लेख। ठीक है ना। मृदभांड जो है वो मुख्यतः हम तीन प्रकार के मृदभांड पढ़ते हैं। एक मृदभांड होते हैं हमारे निम्न स्तरीय मृदभांड, निम्न स्तर के मृदभांड। एक होते हैं हमारे मध्यम स्तर के मृदभांड और एक होते हैं उच्च स्तरीय मृदभांड। इनकी पहचान जो होती है, निम्न स्तरीय मृदभांड किन्हें कहते हैं, तो इनमें ऊपर का जो कलर होता है वह काला होता है, जबकि अंदर का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। प्रकार के मृदभांड कैसे कहलाते हैं, हमारे निम्न स्तरीय मृदभांड कहलाते हैं। मध्यम स्तरीय मृदभांड वैसे होते हैं जिनमें ऊपर का कलर लाल हो, जबकि अंदरूनी जो कलर हो वो कैसा हो, काला रंग हो। तो ऐसे मृदभांड कैसे कहलाएंगे, हमारे मध्यम स्तरीय मृदभांड कहलाते हैं। जबकि जो धूसर रंग के मृदभांड होते हैं वह उच्च स्तरीय मृदभांड कहलाते हैं। तो मृदभांड कितने प्रकार के, तीन प्रकार के मृदभांड पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद में सिक्के हमें पढ़ने पड़ते हैं और ताम्रपत्र हमें पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है ना। एक बात याद रखना, सिक्कों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, सिक्कों का जो अध्ययन है वो कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। और अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभिलेखों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एपिग्राफी। ग्राफी। इसके अंतर्गत हमें शिलालेख भी पढ़ने पड़ते हैं। शिलालेख का मतलब जो किसी पत्थर पर लिखे गए हों, है ना। गुहालेख मतलब किसी गुफा के अंदर लिखे गए लेख गुहालेख कहलाते हैं। प्रशस्ति मतलब किसी शासक अथवा वंश के बारे में, वंश के बारे में प्रशंसा के तौर पर लिखी गई रचना क्या कहलाती है, प्रशस्ति कहलाती है। पटलेख किसी पट्ट पर लिखा गया लेख क्या कहलाता है, पटलेख कहलाता है। जबकि किसी मंदिर की दीवारों पर लिखा गया जो लेख है वो क्या कहलाता है, मूर्ति लेख कहलाता है। तो अभिलेखों के अंतर्गत ये 5 प्रकार के हमें अभिलेख पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है ना। एक एक से सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से कि इन इतिहास के स्रोतों पर विस्तार रूप से अध्ययन करने के लिए कार्य कौन करता है। तो इतिहास के स्रोतों को सजोए रखने के लिए एक विभाग कार्य करता है जिसकी स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। भारत में बात करें तो भारत में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है इसका कार्य, देख रेख का कार्य करता है। कौन सा विभाग, भारतीय पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग इस कार्य को करता है। स्थापना की बात करें तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है, स्थापना इसकी हुई थी 1861 ईस्वी। और किसके द्वारा हुई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। 1861 ईस्वी में किसके द्वारा स्थापना हुई थी, स्थापना हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अंग्रेज थे, उनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ रखा गया था, इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका वर्तमान में कहाँ पर है, इसका मुख्यालय। बाद में इसका जॉन मार्शल द्वारा पुनर्गठन भी किया गया था। तो इसका पुनर्गठन कब हुआ था, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो पुनर्गठन है वो कब हुआ था, 1902 में। किसके द्वारा, जॉन मार्शल द्वारा, जॉन मार्शल द्वारा इसका क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। किसका, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो पुनर्गठन है किसके द्वारा किया गया था, जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य है वो 1871 ईस्वी में AC एल कलाइल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वो 1871 में ही कहाँ पर की गई थी, उदयपुर में की गई थी। ठीक है ना। तो ये राजस्थान के बारे में और लिख लो आप। बात करें राजस्थान में,
राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 ईस्वी में एसीएल कलाइल द्वारा, एसीएल कलाइल द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? एसीएल कलाइल के द्वारा। और राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1871 ईस्वी में ही होती है। कहाँ पर होती है? उदयपुर में। तो इस बात को लिख लीजिए, राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, स्थापना इसकी स्थापना हुई थी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के लगभग 10 वर्ष बाद इसकी स्थापना हुई थी 1871 ईस्वी में। और स्थापनाकर्ता कौन थे? एसीएल कलाइल थे। एसीएल कलाइल द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय था, मुख्यालय कहाँ रखा गया था? का मुख्यालय रखा गया था उदयपुर में। मुख्यालय कहाँ रखा गया था? उदयपुर में इसका मुख्यालय रखा गया था। ठीक है, तो ये तो हो गई कि पुरातात्विक स्रोतों पर जो देखरेख का कार्य करता है वह कौन करता है। तो केंद्र स्तर पर देखा जाए तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को यह कार्य सौंपा गया है, जबकि राज्य स्तरों पर विभिन्न पुरातात्विक विभागों की स्थापना की गई। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वो 1871 ईस्वी में एसीएल कलाइल द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? उदयपुर में इसका मुख्यालय रखा गया था। ठीक है ना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो रिपोर्ट 2019 है ना, उसके अनुसार बात करें तो राजस्थान में कुल कितने शिलालेख हैं? 162 शिलालेख बताए गए हैं। राजस्थान में कितने शिलालेख बताए गए हैं? 62। अभी शिलालेखों पर हम आएंगे, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो पुरातात्विक स्रोतों में एक एक से हम स्रोत पढ़ते हैं, और उसमें हम पहला जो स्रोत ले रहे हैं वह ले रहे हैं अभिलेख या शिलालेख, गुहालेख, प्रशस्ति, पटलेख, मूर्तिलेख, इनको आप कह सकते हो। सभी को एक साथ ही पढ़ेंगे। तो एक नंबर हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों के बारे में बात करें, अभिलेखों के बारे में, तो सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम इनके लिखवाने का कार्य किया था। अभिलेखों का जो लिखने का कार्य है किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? सम्राट अशोक, मौर्य शासक रहे थे सम्राट अशोक। लिख लीजिए, सम्राट अशोक ने सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम अभिलेख, मुख्यतः शिलालेख इन्होंने लिखवाए थे। सर्वप्रथम अभिलेखों के लिखने का कार्य लिखने का कार्य प्रारंभ किया था। प्रारंभ किया था। तो अभिलेखों के जो लिखने का कार्य किनके शासनकाल में प्रारंभ होता है? भारत में ये लिखने का कार्य जो है वो सम्राट अशोक के शासनकाल से माना जाता है। ठीक है ना। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने शिलालेख हैं? 162 शिलालेख हैं। लीजिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट
2019 के अनुसार 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल 162 162 शिलालेख हैं। कितने शिलालेख हैं? 162 शिलालेख हैं। कब की रिपोर्ट है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है। बात करें अभिलेखों के बारे में, तो प्राचीन अभिलेखों की जो भाषा होती थी, कौन सी होती थी? राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो मुख्यतः राजस्थानी भाषा या फिर संस्कृत भाषा रही थी, जिसकी लिपि कौन सी रही थी? महाजनी, नागरी या ब्राह्मी लिपि में ये लिखे जाते थे, है ना? लिख लीजिए। प्राचीन प्राचीन अभिलेखों की भाषा, प्राचीन अभिलेखों की जो भाषा है वो कैसी थी? तो प्राचीन अभिलेखों की जो भाषा थी वो कैसी थी? या तो यह संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, या तो ये कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, या फिर कौन सी भाषा में? या फिर यह राजस्थानी भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है ना? प्राचीन जो अभिलेख थे उनकी भाषा कौन सी रही थी? संस्कृत या राजस्थानी। जबकि इनकी लिपि की बात करें, लिपि कौन सी रहती थी? तो लिपि देखा जाए तो इनकी लिपि मुख्यतः या तो नागरी लिपि, ये आप तो ये किस लिपि में लिखे जाते थे? नागरी लिपि में, या महाजनी, महाजनी लिपि में लिखे जाते थे, या फिर ये ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। तो मुख्यतः तीन प्रकार इनकी क्या मिलती है? लिपि मिलती है। यहाँ आप दो बातें और याद रखना। वर्ष 2019-20 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह का जो धोइंद, या जिसका दूसरा नाम मिलता है धोइंच, है ना? धोइंच जो शिलालेख है जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है, 1679 ईस्वी का जो शिलालेख है वो 2019-20 में प्राप्त हुआ है। ठीक है ना? और भारत की बात करें तो एक शक शासक हुए थे रुद्रदामन। इनका जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ वर्तमान में आप जानते हैं गुजरात में है, भारत में पहला संस्कृत भाषा का क्या था? अभिलेख प्राप्त था। ठीक है ना? तो लिख लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं भारत के संदर्भ में, शक शासक रुद्रदामन का, शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ वर्तमान में कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ अभिलेख भारत में पहला, भारत में पहला संस्कृत भाषा का अभिलेख है। संस्कृत भाषा का अभिलेख है। भारत का पहला संस्कृत भाषा का अभिलेख कौन सा है? वह है तक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है ना? और एक नोट ला के बात याद रखना, राजस्थान का नवीनतम जो शिलालेख है या अभिलेख है वो कौन सा है? वर्ष 2019-20 में प्राप्त हुआ है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह का धोइंद या धोइंच शिलालेख जो है 1679 ईस्वी में लिखा गया था। तो लिख लीजिए। वर्ष 2019-20 में, वर्ष 2019-20 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह का, मेवाड़ महाराणा राज सिंह का 1679 में लिखित, 1679 ईस्वी में लिखित धोइंद या धोइंच, कहीं कहीं इसका नाम धोइंच भी मिलता है, कहीं कहीं इसका नाम क्या मिलता है? धोइंद भी मिलता है। 1679 ईस्वी में लिखित धोइंद या धोइंच शिलालेख
राजसमंद से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? भोइंज राजसमंद पड़ता है, राजसमंद से प्राप्त हुआ था। ठीक है। 2019-20 में ये मेवाड़ महाराणा राज सिंह का एक शिलालेख मिला था। कहाँ से मिला था? धोइंद गांव से मिला था, और जो कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। ठीक है ना। अब एक एक से अभिलेख शिलालेख जितने भी हैं उनके बारे में एक एक से हम क्या करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बडली का शिलालेख। नंबर 1 डाल लीजिए आप, हेडिंग बना लीजिए, बडली शिलालेख। जो इम्पोर्टेंट शिलालेख हैं, हम केवल उन्हीं के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है उनके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। बात करें इसके सन की, तो यह कब का शिलालेख है? यह 433 ईसा पूर्व का। दो सन मिलते हैं इसके, या तो 433 ईसा पूर्व, कहीं कहीं इसका सन जो मिलता है वो मिलता है 443 ईसा पूर्व। दोनों ही सन के मिलते हैं किताब में। कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह भिलोत या सिलोत माता मंदिर बडली कहाँ पर पड़ती है? अजमेर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? भिलोत, या कहीं कहीं इसका नाम जो लिखा हुआ है वो लिखा है सिलोत। सिलोत माता मंदिर है ये, सिलोत माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बडली। बडली गांव है, और बडली गांव कहाँ पर है? अजमेर में। बडली गांव अजमेर से ये प्राप्त हुआ है, भिलोत सिलोत माता मंदिर से। ठीक है ना। इसकी जो खोज की थी, इस शिलालेख की खोज जो की थी, वो गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने की थी। खोज किसने की थी? GH ओझा ने। GH ओझा ने, गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है ना, इंपोर्टेंट बात है, याद रखना। यह राजस्थान का, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। सबसे प्राचीन शिलालेख है। ठीक है ना। और भारत के प्रिय शिलालेख के पश्चात ये दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है ना। भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? वो है प्रिय शिलालेख, है ना। उसके बाद भारत का दूसरा सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? बडली का शिलालेख है। तो नोट करके इस बात को लिखना है ना, नोट लग लिख लीजिए। भारत के प्रिय शिलालेख के बाद, भारत के प्रिय शिलालेख के बाद यह भारत का, यह भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है। दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है। ठीक है। तो भारत के प्रिय शिलालेख के बाद दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा? वो है हमारा बडली का शिलालेख। ठीक है, तो ये जानकारी आप याद रखना बडली शिलालेख के बारे में। अगला शिलालेख हम लेते हैं, वह लेते हैं गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख की बात करें तो गोसुंडी जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है? गोसुंडी स्थान पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडी स्थान कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। आपने गोसुंडी की बावड़ी नाम भी सुना होगा। और यह शिलालेख कब का है? द्वितीय सदी ईसा पूर्व का है ये, है ना। द्वितीय सदी ईसा पूर्व का अभिलेख है। द्वितीय सदी ईसा पूर्व का अभिलेख है ये। ठीक है। इसकी खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता है इसके, इनके खोजकर्ता इम्पोर्टेंट है।
और किसने पढ़ा ये भी इम्पोर्टेंट, दोनों बात इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। खोज करता है इसके कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया। खोज करता है कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया। कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया इसकी खोज करता है, जबकि इसका जो अध्ययन है और प्रकाशन का जो कार्य है वो किसने किया था? अध्ययन का कार्य और साथ में ही फिर इसकी प्रकाशन का जो कार्य, अध्ययन और प्रकाशन का जो कार्य है वो किया था डॉक्टर डी आर भंडारकर ने। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने इसके प्रकाशन का और अध्ययन का कार्य किया था। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, जबकि इसकी लिपि की बात करें तो इसकी जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है ना। और इस शिलालेख के बारे में बात करें तो इससे जानकारी क्या मिलती है? तो इस शिलालेख से जो है वो वैष्णव या वल्लभ संप्रदाय के सबसे प्राचीन अवशेष जो है वो इस शिलालेख से प्राप्त होते हैं। तो जानकारी वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है। वैष्णव संप्रदाय कह लो या वल्लभ कह लो, है ना, एक ही बात है। वल्लभ संप्रदाय की जानकारी, जानकारी मिलती है। दूसरा, इस शिलालेख में गजवंश जो शासक थे सर्वतात, जिनकी पुत्री का नाम था पारसनी, जिनका सॉरी ये पुत्र किसके थे? पारासन के पुत्र थे। उनके द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ आयोजित करवाया गया था, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और राजस्थान के संदर्भ में यहाँ से जो क्वेश्चन मिलता है वो मिलता है कि राजस्थान के संदर्भ में राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? वो राजस्थानी शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? गोसुड्डी शिलालेख में मिलता है। तो लिख लीजिए, पहले राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस शिलालेख से राजस्थानी शब्द का उल्लेख प्राप्त हुआ है, राजस्थानी शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। इस सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। और एक गजवंश शासक सर्वतात द्वारा आयोजित कौन सी अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है? लिख लीजिए, गजवंश शासक, गजवंश शासक सर्वतात द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो ये बात थी हमारी, दो शिलालेख हो गए, बड़ली का शिलालेख और कौन सा? कोसुंडी का शिलालेख, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, तो 3 नंबर डाल लीजिए। अगला शिलालेख हम लेते हैं, 3 नंबर डाल लीजिए आप। चलिए, नांदसा यूप स्तंभ या नांदसा गांव जो भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ उस शिलालेख की बात कर लेते हैं। 3 नंबर डाल लीजिए, नांदसा यूप स्तंभ, ये एक स्तंभ प्रकार का शिलालेख था ना, नांदसा यूप स्तंभ। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? नांदसा गांव से प्राप्त हुआ है, जो भीलवाड़ा में पड़ता है। नांदसा गांव भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और सन की बात करें तो कब का है ये? यह लगभग 225 ईस्वी का है, लगभग 225 ईस्वी का ये शिलालेख है। और वैसे बात करें तो लगभग विक्रम संवत आप बनाना जानते हैं, 282 चैत्र पूर्णिमा का ये शिलालेख है। और सोम द्वारा इसको क्या करवाया गया था? स्थापित करवाया गया था, सोम द्वारा स्थापित।
रोम द्वारा स्थापित ये शिलालेख है, ठीक है ना। तो और इसकी बात करें इस शिलालेख के बारे में, देखिए तो इस शिलालेख से क्या और जानकारी मिलती है, तो और जानकारी मिलती है इस शिलालेख के चारों तरफ 11 पंक्ति में उत्तर भारत के राजाओं को, उत्तर भारत के जो राजा थे उनके द्वारा कौन कौन से यज्ञ करवाए गए थे, उन यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। और इस देखिए पहले देख लीजिए, ये एक स्तंभ सा है ना, इस तरह से ये एक स्तंभ सा है, जमीन पर स्थित है, और इसके चारों तरफ, इस स्तंभ के चारों तरफ जो है, जो उत्कीर्ण है, वो 11 पंक्तियों में उत्तर भारत के राजाओं के द्वारा यज्ञों का वर्णन है ना। लिख लीजिए, चारों तरफ, स्तंभ के चारों तरफ उत्तर भारत के राजाओं द्वारा उत्तर भारत के राजाओं द्वारा करवाए गए यज्ञों का वर्णन, करवाए गए यज्ञों का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। 11 पंक्तियों में, ये कितनी पंक्तियां हैं, 11 पंक्ति, और स्तंभ के चारों तरफ यहाँ लिख लीजिए 11 पंक्तियों में, 11 चारों तरफ, यहाँ से चारों तरफ 11 पंक्तियों में, 11 पंक्तियों में उत्तर भारत के राजाओं द्वारा करवाए गए यज्ञों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। जबकि ऊपर से नीचे की 6 पंक्तियों में जो जानकारी मिलती है वह वासुदेव संकर्षण की जानकारी मिलती है। प्रारंभिक 3 पंक्तियां, ऊपर से नीचे तक कुल 6 पंक्तियां हैं, ये तो क्या है, तुम्हारी चारों तरफ है। जबकि ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो कुल 6 पंक्तियां हैं, कुल 6 पंक्ति ऊपर से नीचे है। और उन 6 पंक्तियों में से जो प्रारंभिक 3 पंक्तियां हैं, प्रारंभिक 3 पंक्तियों में वासुदेव एवं संकर्षण की जानकारी मिलती है, वासुदेव एवं संकर्षण की जानकारी, संकर्षण की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये एक शिलालेख स्तंभ लेख था हमारा, कौन सा, नालंदा युग स्तंभ। 4 नंबर डाल लीजिए आप, मानमौरी का शिलालेख, 4 नंबर डाल लीजिए, मानमौरी शिलालेख। मानमौरी शिलालेख कहाँ से मिला था, ये चित्तौड़गढ़ से मिला था। मानमौरी का जो शिलालेख है वो कहाँ से मिला था, चित्तौड़गढ़ से मिला था। और कब, 713 ईस्वी का ये शिलालेख था, ठीक है ना। कब का था, 713 ईस्वी का। इसकी जो खोज की थी, खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता थे कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। खोजकर्ता कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड इसके क्या थे, खोजकर्ता थे। लेखक की बात करें तो कर्नल टॉड के अनुसार इसके जो लेखक थे वह लेखक थे पुष्य। देखिए इंग्लैंड ले जाते, कर्नल जेम्स टॉड जब इंग्लैंड जा रहे थे तो वह अपने साथ इस शिलालेख को ले गए थे, लेकिन बीच समुद्र में जब इसका भार अधिक था, क्योंकि चट्टान पर था, तो जहाज जब आगे नहीं चल रहा था लहरों पर, तो कर्नल जेम्स टॉड ने इस शिलालेख को समुद्र में ही फेंकवा दिया था, ठीक है ना। उत्कीर्ण करदा कौन है, कर्नल टॉड के अनुसार इसके उत्कीर्ण करदा कौन थे, उत्कीर्ण करदा, तो कर्नल टॉड के अनुसार इसके जो उत्कीर्ण करदा थे वो थे शिवदत्त,
शिवदैत्य, इसके क्या थे, उत्कीर्ण कणा थे। जानकारी की बात करें तो जानकारी जो मिलती है वह जानकारी मिलती है समुद्र मंथन की जानकारी। इस शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है, समुद्र मंथन की जानकारी मिलती है। समुद्र मंथन की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है ना। इसमें जो मानमौरी का नाम है वो क्या बतलाया गया है, मानमौरी का जो नाम है वो मानभंग बतलाया गया है ना। मानमौरी का नाम क्या बतलाया गया है, मानभंग। मानमौरी का नाम मानभंग, मानभंग बतलाया गया है। और चित्तौड़गढ़ में बापी एवं प्रसादों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है, मानभंग के द्वारा करवाया गया था, ऐसी जानकारी इस शिलालेख में मिलती है। इंग्लैंड ले जाते समय टॉड द्वारा इसको किसमें फेंक दिया गया था, समुद्र में फेंक दिया गया था। इसकी जानकारी किसमें मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है कर्नल जेम्स टॉड की किताब थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें इसकी जानकारी मिलती है, तो नोट करके लिख लीजिए। कर्नल टॉड, कर्नल टॉड इंग्लैंड जाते समय, इंग्लैंड जाते समय इस शिलालेख को, इस शिलालेख को समुद्र में फेंक जाते हैं, समुद्र में फेंक जाते हैं। तो कर्नल टॉड जो है वो इंग्लैंड जाते समय जो कहाँ फेंक जाते हैं, समुद्र में फेंक जाते हैं। इस बात की जो जानकारी है वो कहाँ मिलती है, इस बात की जानकारी इनकी एक बुक थी, बुक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस बुक में इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टॉड की बुक थी, ठीक है ना। तो ये एक हमारा और शिलालेख था जिसका नाम क्या था, मानमौरी का शिलालेख, ठीक है। चलिए आगे अगले शिलालेख के बारे में बात करते हैं। 5 नंबर डाल लीजिए, बिजोलिया शिलालेख। 5 नंबर डाल लीजिए आप, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया की बात करें तो ये भीलवाड़ा में थी, और ये शिलालेख कब का है, तो यह शिलालेख है 5 फरवरी 1170 ईस्वी का। 5 फरवरी 1170 ईस्वी का ये शिलालेख था। बात करें इस शिलालेख के बारे में तो इसकी जो भाषा है, इस शिलालेख की जो भाषा है वो भाषा थी संस्कृत। भाषा कैसी थी बिजोलिया शिलालेख की, संस्कृत थी। इसको किसने लिखवाया, इस शिलालेख को किसने लिखवाया था, तो इस शिलालेख को लिखवाया था जैन श्रावक लोलाक ने। एक जैन श्रावक थे लोलाक, जैन श्रावक लोलाक ने इसको लिखवाया था। ये इंपोर्टेंट बात है, पूछी गई है काफी बार, ठीक है ना। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। प्राप्त कहाँ से हुआ है, पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, इसके जो रचनाकार हैं वो गुणभद्र और केशव कास्त हैं। गुणभद्र और केशव कास्त,
ये सब कायस्थ इसके क्या है, रचनाकार है। बात करें जानकारी की कि इस शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है। जानकारी की बात करें तो इस शिलालेख से जानकारी मिलती है, उसमें चौहानों की, जो सामर्के चौहान थे उनकी वंशावली मिलती है। सामर्के चौहानों की वंशावली की जानकारी, सामर्के चौहानों की वंशावली की जानकारी मिलती है। ठीक, इसमें जो सामर्के चौहान थे उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है ना। ये इंपोर्टेंट बात है, पूछी गई है काफी बार। किस शिलालेख में सामर्के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, तो वो कहा गया बिजोलिया शिलालेख में। तो लिख लीजिए, इस शिलालेख में सामर्के चौहानों को, सामर्के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इंपोर्टेंट बात है, काफी बार ये क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। इस शिलालेख के अनुसार जो सांबर झील का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया था। और इसी शिलालेख में कहा गया है कि सांबर के चौहानों की जो वंशावली है उसके आदि पुरुष कौन है, मतलब चौहान वंश की स्थापना सांबर में किसने की थी, तो वो की थी 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा सांबर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। ऐसा कस में कहा गया, बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। तो लिखिए, सांबर झील का निर्माण, सांबर झील का निर्माण सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, सांबर झील का निर्माण करवाया गया है वासुदेव चौहान द्वारा। वासुदेव चौहान द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया है। और चौहान वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई है, वह भी बताया गया है इसमें। चौहान वंश की स्थापना (551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा, वासुदेव चौहान द्वारा सांबर वंश की, सांबर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। ऐसा इसमें मिल रहा है, किसमें, बिजोलिया शिलालेख। इस शिलालेख में शहरों के कुछ प्राचीन नाम भी मिलते हैं ना। इसी शिलालेख में शहरों के प्राचीन नाम भी मिलते हैं, तो वो भी लिख लीजिए। शहरों के प्राचीन नाम क्या मिलते हैं, शहरों के प्राचीन नाम, किस किस शहर का कौन कौन सा प्राचीन नाम था। तो देखिए, एक तो इसमें एक नाम मिलता है दिल्ली का, दिल्ली, ठीक है। एक नाम नागदा, नागदा। एक नाम इसमें मिलता है बिजोलिया, एक नाम मिलता है सांवर, एक नाम इसमें जो मिलता है वह मिलता है जालौर। इन 5 के नाम इनमें जो है वो अन्य भी मिलते हैं। कौन कौन से, जैसे कि दिल्ली को इस शिलालेख में किस नाम से जाना गया है, दिल्लिका के नाम से जाना गया है। दिल्ली को किस नाम से, दिल्लिका के नाम से। नागदा को नागदराह कहा गया है, नागदा को क्या कहा गया है, नागद्राह कहा गया है। बिजोलिया को उत्तमार्ची कहा गया है, बिजोलिया को किस नाम से,
उत्तरमादी नाम से कहा गया। अन्य नामों की बात करें तो विंध्यावली, विंध्यावली या ऊपरमालवी, विजोलिया के लिए नाम मिलते हैं। सांभर को शाकंभरी कहा गया है। सांभर को क्या कहा गया है? शाकंभरी कहा गया है। जबकि जालौर को जवालीपुर कहा गया है। जालौर को क्या कहा गया है? जवालीपुर नाम कहा गया है। तो ये इस शिलालेख में कुछ शहरों के प्राचीन नाम भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये था बिजोलिया शिलालेख। एक दो के बारे में और बात करते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए एक और चर्चा कर लेते हैं। एक अगला नाम डाल लीजिए आप, राज सिंह प्रशस्ति। 6 नंबर डाल लीजिए, राज सिंह प्रशस्ति। राज सिंह प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब जो है किसी शासक की या किसी वंश के बारे में, वंश की प्रशंसा के बारे में लिखी गई रचना जो है वो क्या कहलाती है? प्रशस्ति कहलाती है। राज सिंह प्रशस्ति जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? यह राजसमंद से प्राप्त हुई है। राजसमंद झील के किनारे से इस प्रशस्ति की रचना जो है वो प्राप्त हुई थी। देखिए, राज सिंह प्रशस्ति की बात करें तो मान लीजिए ये एक हमारी झील है। कौन सी? राजसमंद झील। कौन सी झील है ये? राजसमंद झील। इसका अन्य नाम भी मिलता है जिसे राज समुद्र भी कहा गया है। राज समुद्र भी कहा गया है। और आप जानते भी होंगे कि किस नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण किया गया था? तो गोमती नदी, इस गोमती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण किया गया था। कौन सी नदी? गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। और एक आपको और जानकारी होगी कि इस झील के किनारे एक माता का मंदिर है। कौन सी माता? घेवर माता का मंदिर। घेवर माता का मंदिर जो है ठीक है। कौन सी माता? घेवर माता। घेवर माता का मंदिर जो है वो राजसमंद झील के किनारे है। इस राजसमंद झील का जो उत्तरी किनारा है, इस उत्तरी किनारे को उत्तरी पाल के नाम से जाना जाता है, जहां पर 9 चौकी पाल स्थित है ना। उत्तरी पाल को, राजसमंद झील की जो उत्तरी पाल है, उत्तरी पाल को किस नाम से? 9 चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। 9 चौकी पाल, ठीक है ना। राजसमंद झील के निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। इसकी जो नींव है, इस झील की जो नींव है वो कब रखी गई थी? 1662 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी। जबकि इसका जो कार्य पूर्ण था वो कार्य पूर्ण 1665 में हुआ था। और कुल खर्च की बात करें, इस झील के निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था? तो 1,05,00,000 इस झील के निर्माण में खर्च हुआ था। 1,05,00,000 रुपए जो है वो इस झील के निर्माण में खर्च हुआ था। इस झील की जो उत्तरी पाल है उसको 9 चौकी पाल कहा जाता है। यहीं पर सीढ़ियों पर क्या लिखी गई है? राज सिंह प्रशस्ति लिखी गई है ना। यहीं पर 25 काली शिलालेख हैं, उन पर क्या लिखी गई है? राज सिंह प्रशस्ति लिखी गई। यहीं पर सीढ़ियों पर क्या लिखी गई? राज सिंह प्रशस्ति स्थित है। राज सिंह प्रशस्ति है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राज सिंह प्रशस्ति के बारे में, है ना। ये तो सामान्य जानकारी होगी झील के बारे में। अब बात कर लेते हैं राज सिंह प्रशस्ति।
देखिए, राज सिंह प्रशस्ति की बात करें तो किसने लिखवाया था? किसने लिखवाया? इसको लिखवाया था मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने। किसने लिखवाया था? मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रशस्ति, है ना। इसका एक एक बिंदु आपको याद होना चाहिए। लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके लेखक थे। रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके क्या थे? लेखक थे। 25 काली शिलाओं का ये समूह है। 25 काली संगमरमर की शिलाओं का समूह। 25 काली संगमरमर की शिलाओं का समूह है ये। शिलाओं का समूह। कुल 1106 श्लोक हैं। भाषा संस्कृत है ना। कुल 1106 क्या है? श्लोक है। जिनकी भाषा कैसी है? भाषा संस्कृत है। भाषा संस्कृत है। कुल 24 सर्ग हैं। 24 क्या है? सर्ग है। और 22, 23, 24 नंबर के जो सर्ग है ना, यह मेवाड़ महाराणा जयसिंह ने लिखवाए थे, है ना। राज सिंह की मृत्यु का वर्णन है इनमें, तो नोट करके लिख लीजिए। 22, 23, 24 वे नंबर के सर्ग, नंबर के सर्ग मेवाड़ महाराणा मेवाड़ महाराणा जयसिंह ने लिखवाए थे। मेवाड़ महाराणा जयसिंह ने लिखवाए थे। और इनमें क्या है? इनमें मेवाड़ महाराणा राज सिंह की मृत्यु का वर्णन है ना। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की मृत्यु का वर्णन। राज सिंह की मृत्यु का क्या है इनमें वर्णन? 22, 23 और 24 नंबर के सर्गों में, जिसका लिखवाने का जो कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इस प्रशस्ति की जो स्थापना है वो कब की गई थी? प्रशस्ति की जो स्थापना है 1676 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1676 ईस्वी। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, मतलब किसी वंश अथवा किसी शासक की प्रशंसा में लिखी गई विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। देखिए, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ठीक है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह द्वितीय तक का इतिहास मिलता है, ठीक है ना। देख लीजिए, इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह द्वितीय
तक का इतिहास मिलता है। इतिहास मिलता है, ठीक है ना। और इससे और क्या जानकारी मिलती है, इससे मेवाड़ मुगल संधि का भी वर्णन मिलता है, जो अमर सिंह व जहांगीर के बीच 1615 में ईस्वी में हुई थी। मतलब इसे मेवाड़ मुगल संधि प्रथम कहा जाता है। जबकि 1681 ईस्वी की जय सिंह एवं औरंगजेब के मध्य हुई मेवाड़ मुगल संधि सेकंड का भी इसमें क्या है, उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। बप्पा रावल व कालभोज को आप जानते होंगे, रणकपुर प्रशस्ति में इनको अलग अलग बतलाया गया है ना, जबकि इसमें एक ही बतलाया गया है। नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल व कालभोज अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति थे, लेकिन इस प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल और कालभोज एक ही व्यक्ति थे। ऐसा अलग अलग किसमें बतलाया गया, रणकपुर प्रशस्ति में बतलाया गया, ठीक है। कुछ और जानकारी भी मिलती है इस प्रशस्ति से, वो भी लिख लीजिए। मेवाड़ मुगल संधि प्रथम का वर्णन मिलता है। मेवाड़ मुगल संधि प्रथम का वर्णन। अच्छा, मेवाड़ मुगल संधि जो प्रथम है किन के मध्य हुई थी, तो ये अमर सिंह व जहांगीर के बीच हुई थी 1615 ईस्वी में। अमर सिंह आप जानते होंगे कौन थे, महाराणा प्रताप जी के पुत्र थे। अमर सिंह व जहांगीर के मध्य हुई थी, कब हुई थी, 1615 ईस्वी में यह संधि हुई थी, ठीक है ना। और क्या जानकारी मिलती है, और इससे चारुमती के विवाह का वर्णन भी मिलता है ना, चारुमती के विवाह का वर्णन, चारुमती के विवाह का वर्णन। चारुमती कौन थी, आप जानते होंगे, एक बुनी शासक की क्षत्रिय कन्या थी, जिसका विवाह तय हुआ था जहांगीर से, लेकिन अपने क्षत्रिय धर्म या हिंदू धर्म को बचाने हेतु चारुमती जो है वो जहांगीर से या कहे किसी मुगल से शादी करना नहीं चाहती थी। तो ऐसा इन्होंने पत्र लिखा अमर सिंह जी को कि मैं अपने पिता के खिलाफ जा रही हूँ तथा मैं किस मुगल जो बादशाह है उनसे अपनी शादी नहीं करना चाहती। अगर आप एक क्षत्राणी के धर्म की रक्षा करना चाहते हैं या आप एक क्षत्रिय हैं तो आप मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। ऐसा इन्होंने पत्र लिखा था किसको, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी को। तो बाद में फिर अमर सिंह जो है चारुमती से क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, ठीक है ना। और क्या जानकारी मिलती है, और जानकारी मिलती है मेवाड़ मुगल संधि द्वितीय का वर्णन भी इसमें मिलता है, जो किनके मध्य हुई थी, जय सिंह और औरंगजेब के मध्य हुई थी 1681 ईस्वी में। लिख लीजिए, मेवाड़ मुगल संधि द्वितीय का वर्णन, मेवाड़ मुगल संधि सेकंड का वर्णन भी मिलता है। और यह जो संधि किनके मध्य हुई थी, यह संधि हुई थी जय सिंह एवं औरंगजेब के मध्य, जय सिंह और औरंगजेब के मध्य हुई थी। और यह संधि कब हुई थी, यह संधि हुई थी 1681 ईस्वी में, ठीक है ना।
तो ये हमारी प्रशस्ति थी, कौन सी, ये प्रशस्ति थी हमारी राज सिंह प्रशस्ति। ठीक है, राज सिंह प्रशस्ति के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं और आपको सारी बातें याद करनी है। ठीक है, एक बार पुनः जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, बात करें राजस्थान इतिहास के स्रोतों के बारे में, तो राजस्थान इतिहास के जो स्रोत हैं उनको मुख्यतः जो अध्ययन किया जाता है वो 4 भागों में अध्ययन करते हैं: अभिलेख, मृदभांड, सिक्के और ताम्रपत्र। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। मृदभांड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: निम्न स्तरीय मृदभांड, मध्यम स्तरीय मृदभांड और उच्च स्तरीय मृदभांड। अभिलेख जो है वो हम निम्न प्रकार के पढ़ते हैं: एक तो शिलालेख, एक गुहालेख, प्रशस्ति, पट्टलेख और मूर्तिलेख। बात करें राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो एसीएल कलाइल के द्वारा 1871 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? उदयपुर में इसका मुख्यालय रखा गया था। भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? नई दिल्ली में रखा गया था। बाद में इसका 1902 में जॉन मार्शल द्वारा पुनर्गठन किया गया था। ठीक है ना। उसके बाद हम देखें तो हमने एक बिंदु लिया था स्रोतों में, वो लिया था अभिलेख। अभिलेखों की बात करें तो सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम अभिलेखों के लिखवाने का कार्य प्रारंभ किया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने शिलालेख हैं? 162। कितने शिलालेख हैं? 162 शिलालेख हैं। प्राचीन अभिलेखों की जो भाषा रहती थी वो कैसी रहती थी? अधिकांशतः संस्कृत या फिर राजस्थानी रहती थी। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो जबकि जिनकी लिपि नागरी, महाजनी और कौन सी ब्राह्मी लिपि रहती थी। ठीक है। शक शासक रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो भारत में पहला संस्कृत भाषा का क्या था? अभिलेख था, है ना। वर्ष 2019-20 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह का 1679 ईस्वी में लिखित धोइंद शिलालेख जो है वो राजसमंद से कहाँ प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद में हमने इस शिलालेखों को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बडली का शिलालेख, ओशुंडी का शिलालेख पढ़ा था। उसके बाद में नानसा यूप स्तंभ और मानमौरी का शिलालेख हमने पढ़ा था। उसके बाद में बिजौलिया का शिलालेख हमने देखा था और उसके बाद में हमने राज सिंह प्रशस्ति को काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया था, है ना। अभी कुछ 2-4 मतलब 6 शिलालेख हो गए हमारे, लेकिन अभी काफ़ी शिलालेख और बाकी हैं, उनके बारे में लेकिन हम अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। देखिए, अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगती है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक तो पहली बात चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। आपके जितने भी फ्रेंड हैं, आपके परिवार में जितने भी फ़ोन्स हैं, आईडी हैं, उन सभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को जितने हो सके उतना आप क्या है शेयर करें, जिससे क्या है बाकी जितने भी आपके सहपाठी हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चले। और हाँ, कुछ टाइम लगा था हमें, लेकिन फिर से हमने सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया है और उम्मीद करते हैं हम आगे से आपको जो वीडियो हैं वो सुचारू रूप से मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।